हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11 कॉमर्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि फंडामेंटल्स है बिजनेस का। तो इस चैप्टर को हम लोग आज इसी वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है इन वन शॉट। जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से, जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो क्या है और उसके क्या टाइप्स है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो नाम से ही सजेस्ट करता है आपको कि ये क्या है। ये नाम ही इसका सजेस्टिव नेम है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो सारे एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। हम इंसान जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन देखिए, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये जो काम हम करते हैं, इस काम को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो क्या है 2 क्लासिफिकेशन? देखिए, या तो काम करने के हमें पैसे मिलते हैं या तो पैसे नहीं मिलते हैं। इसका मतलब द क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मेनली हम लोग कॉमर्स और बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही वेलकम करेंगे, जो हमारे लिए पैसे लेकर आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी फिर से क्लासिफिकेशन है, जो कि 3 है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमें मदद करते हैं पैसा अर्न करने में, ठीक है। तो वो सारे काम जो पैसे लाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इसका जो 3 क्लासिफिकेशन है वो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस में क्या होता है, देखिए, बिजनेस जो है उसमें बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोफेशन जो है उसमें लिमिटेड कैपिटल लगाना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी कैन राइट दैट देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, there is a specific amount that we invest in profession and there is no investment in employment. दूसरा क्या है दोनों तीनों में डिफरेंस? क्वालिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और स्पेसिफिक कोर्स करने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर, लॉयर जो भी है वो ऐसे तो नहीं बन सकते, उन्हें स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ेगा। और थर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट, उसका क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है काम पर, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क। अब कोई क्लर्क के काम के लिए जा रहा है, कोई अकाउंटेंट के काम के लिए जा रहा है, तो जो जिस काम के लिए जा रहा है उस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर कोई झाड़ू पोछा लगाने के लिए जा रहा है तो उसे हो सकता है कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का काम हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो है इकोनॉमिक। हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स पढ़े, जो कि है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि बिजनेस हम लोग कब करते हैं। या तो एक और चीज़ देखिए, एक नेचर तो आप अभी खुद से बता सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। बिजनेस पैसे लेके आता है, तो उसका तो पहला नेचर ये हो गया कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। पहला नेचर ये है कि वो नेचर मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और या फिर उसका फीचर्स, वो तीनों में से कुछ भी आएगा तो हमको यही लिखना है, ठीक है। नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही हैं। पहला है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा ये है प्रोडक्शन। अगर देखिए प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप सेल भी नहीं कर सकते, पैसे भी अर्न नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन जो है वो दूसरा नेचर है, ठीक है। पहला हमने क्या कहा, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, प्रोडक्शन होगा तभी बिजनेस होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। तीसरा है सेल। जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुके हैं अब तो उसको बेचने का काम करना है, नहीं बेचेंगे तो बिजनेस कैसे होगा। तो तीसरा हो गया हमारा सेल। चौथा हो गया ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम एक दिन बेचते हैं और 10 दिन सोते हैं, फिर एक दिन बेचते हैं, 10 दिन सोते हैं या 1 महीना सोते हैं, उसको जो 1 टाइम 2 टाइम जो हम लोग सेल करते हैं, कभी काल कर देते हैं, तो उसको बिज़नेस नहीं बोल सकते हैं। बिज़नेस होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हाट यू सेल। जो हम रेगुलर बेसिस पे सामान बेचते हैं तो ही वो बिज़नेस कंसिडर होगा। उसके अलावा इसका और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका और क्या नेचर है? पहला हमने कहा इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा सेल, चौथा ऑन अ रेगुलर बेसिस, फिफ्थ है रिस्क बेयरर, मतलब कि रिवार्ड फॉर रिस्क। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ रिवार्ड मिलता है जो कि है प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट अर्निंग भी लिख सकते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये सारे हो गए हैं हमारे नेचर ऑफ बिजनेस। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। तो
अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं आपके सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मतलब कि जब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो बिजनेस को ज़िंदा रखना है। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ज़िंदा रहना, उसके बाद ही हम कुछ काम कर सकते हैं। तो उसी तरह बिजनेस को भी पहले ज़िंदा रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे प्रॉफिट करेगा, उसके बाद फिर वो ग्रोथ करेगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव हमारा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव, पहला मैंने बोला इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के प्रति जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करना। जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, फेयर ट्रीटमेंट करना, सबको मतलब कि बराबर समझना, किसी को कम ज़्यादा नहीं बेचना, लोगों को चीट नहीं करना, और सबसे मेन है कि प्रोडक्ट को टाइमली प्रोवाइड करवाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। और थर्ड जो है वो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ये होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमारे कस्टमर, जो कंज्यूमर है, उनके लिए होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो पब्लिक है, जो भी प्रोडक्ट को यूज़ करती है। लेकिन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। उनका सेफ्टी का ध्यान रखना भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। उन्हें सेफ़ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, उन्हें टाइम टू टाइम उनकी सैलरी देना जो भी वो डिज़र्व करते हैं, और उन्हें जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, मेडिकल, पीएफ जो भी है वो सारी देना। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या क्या मैंने बोला, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स दैट इज़ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव जिसमें प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू द पब्लिक, और आप उसमें अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और थर्ड जो हो गया हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, जिन्हें सेफ़ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, और उन्हें उनका जो भी बोनस है, इंक्रीमेंट है, सैलरी है, वो टाइम से देना। उसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। देखिए, प्रॉफिट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए एक बात कि ये प्रॉफिट जो है, अगर प्रॉफिट कंपनी नहीं कमाएगी तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, वो ऐसे ही उसको, अगर हम चाहते हैं कि बिज़नेस से प्रॉफिट कमाएं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, तभी हम अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले रोल क्या है प्रॉफिट का, सबसे पहला रोल तो ये है कि जब प्रॉफिट कमाएंगे तो ही बिज़नेस ज़िंदा रहेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा बिज़नेस में तो फिर एक ना एक दिन मुझे तो बंद करना पड़ेगा ना बिज़नेस। तो इसके लिए पहला जो है रोल ऑफ प्रॉफिट वो है सर्वाइवल। बिज़नेस को सर्वाइव कराने में प्रॉफिट का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा है कि ये एक एसेंशियल पार्ट है बिज़नेस का, बिज़नेस को चलाने के लिए प्रॉफिट तो चाहिए। तीसरा है ग्रोथ, कंपनी को ग्रोथ कराने में प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हाथ है। चौथा है कि सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, आप काम सही से कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कैसे प्रूफ होगा, जब तक कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। जब प्रॉफिट मिलेगा तब लगेगा कि हाँ ये एफिशिएंट वर्क हो रहा है। इट इज़ द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। और फिर और जो एक और हमारा रोल है प्रॉफिट का वो है गुडविल। अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं तो गुडविल ऑटोमेटिकली आएगा। प्रॉफिट कमाना मतलब क्या, लोगों को आपके प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, धीरे धीरे गुडविल भी होने लगती है। गुडविल मतलब गुड नेम एंड गुड फेम, अब कंपनी का एक अच्छा नाम, वो धीरे धीरे ब्रांड बनने लगता है। ठीक है, सो दैट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया है दो भागों में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री है जहाँ वेर वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। जब रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का क्या क्लासिफिकेशन है, देखिए इंडस्ट्री को जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। जो हम अर्थ से निकालते हैं ज़मीन से वो एक्सट्रैक्टिव, जो हम प्लांट्स, एनिमल्स ये सब से हमें मिलता है वो हो गया जेनेटिक। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का भी दो टाइप है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्टिव तो जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है, जैसे बिल्डिंग बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वो हो गया कंस्ट्रक्टिव। लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसके अलग टाइप्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल क्या है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल में क्या होता है कि जहाँ रॉ मटेरियल को ब्रेक करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है क्रूड ऑयल। अगर हम क्रूड ऑयल कलेक्ट करते हैं जैसे तो मतलब ज़मीन के अंदर से जो तेल निकलता है उसे क्रूड ऑयल ही बोलते हैं। फिर उसी क्रूड ऑयल से केरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। तो एक ही प्रोडक्ट आता है, उसी रॉ मटेरियल को ब्रेक करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में। दूसरा हमारा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और दूसरा सिंथेटिक, आई हैव रिटन सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कोई भी कॉस्मेटिक सोप है, शैम्पू है, कुछ भी जिसमें केमिकल्स वगैरह मिक्स होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो हो गया सिंथेटिक इंडस्ट्री। तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, नाम से ही आपको पता चलेगा, जिस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक के बाद एक ये प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस पार करने के बाद वो फाइनली वो प्रोडक्ट बनता है। इसके एग्जांपल होंगे आयरन, उसके बाद टेक्सटाइल। तो ये सब में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फाइनल प्रोडक्ट को पाने के लिए, बहुत प्रोसेस के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। 2 होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और चौथा जो है वो है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है। असेंबल का क्या मतलब होता है, एक साथ लाना, टुगेदर। जैसे एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे डेली लाइफ में। कंप्यूटर है, बाइक है। अब जैसे देखिए कंप्यूटर में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, बहुत सारे अलग सीपीयू है, यूपीएस है, सारे अलग अलग प्रोडक्ट को लाकर एक प्रोडक्ट बनाया गया। बाइक में भी देखिएगा क्लच है, ब्रेक है, किक है, बहुत सारे अलग अलग इंजन है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाता है, असेंबल करते हैं वो। तो वो हो गया असेंबली इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्शरी सर्विस के बारे में। प्राइमरी देख लिया हमने जिसमें एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक है। सेकेंडरी देख लिया हमने जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या देखा, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज टर्शरी सर्विसेज। टर्शरी इंडस्ट्री का एक और नाम है सर्विस इंडस्ट्री। ये क्या करता है, ये गुड्स तो मैन्युफैक्चर नहीं करता बट ये सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्शरी इंडस्ट्री में कौन कौन से चीज़ आते हैं, सबसे पहले हमारा आता है टर्शरी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखिए सामान तो बन गया लेकिन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। फिर दूसरा हो गया बैंकिंग, पेमेंट में या फिर लोन्स लेने में। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विदाउट बैंकिंग तो ये होगा नहीं। तो पहला हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हो गया हमारा बैंकिंग, तीसरा हो गया हमारा इंश्योरेंस। हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो साइड में हमें मिलना चाहिए, जैसे कुछ तो एश्योरेंस होना चाहिए कि चलो इंश्योरेंस है, अगर आग लग गई, पानी घुस गया, मेरा बिज़नेस डूब गया तो कहीं ना कहीं से कुछ तो रिकवरी होगा। इतना पैसा हम किस भरोसे से लगाएं। अरे हम अपने लाइफ का भी इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ का भी गारंटी नहीं, पता नहीं क्या होगा। सब लोग अपना LIC बना के रखते हैं। तो जहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर तो बनता है इंश्योरेंस करना। तो इंश्योरेंस एक क्या है, एक सपोर्ट है कि चलो तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ, डोंट वरी। तो वो हो गया इंश्योरेंस लेके रखते हैं। जैसे आप डिपेंड करता है कि कौन सा इंश्योरेंस आपने लिया है। इंश्योरेंस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे बहुत कुछ। मरून इंश्योरेंस है, मरीन है, फायर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारे हैं। तो जो भी है इंश्योरेंस, जो वो हो गया थर्ड इंडस्ट्रियल सर्विस। चौथा है वेयर हाउसिंग। देखिए हम बहुत सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, एक दो तो प्रोडक्ट करते नहीं हैं, तभी ना वो टाइम टू टाइम अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। तो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के बाद हम रखेंगे कहाँ उतना सारा, तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा सा गोडाउन चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग में प्रोडक्ट को सेफली रखने के लिए बहुत हमें ज़रूरत है प्रोडक्शन ये वेयर हाउसिंग की। तो वेयर हाउसिंग जो हो गया वो हो गया फोर्थ टर्शरी सर्विस। और फिफ्थ जो हो गया वो है एडवर्टीजमेंट, जिसके थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में, या फिर जो भी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस के बारे में हम बताते हैं। तो बहुत सारी यूज़फुलनेस है एडवर्टीजमेंट्स की, उसके बारे में भी और भी दूसरे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो ये अब आ जाता है कॉमर्स। अब कॉमर्स का क्या क्लासिफिकेशन है, कॉमर्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक ट्रेड, एक है एड्स टू ट्रेड।
ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग तो हम पहले पढ़ लिए, जो कि हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेड के बारे में, जो कि क्लासिफिकेशन है कॉमर्स का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। और एड्स टू ट्रेड क्या हो गया, एड्स मतलब हो गया हेल्प, जो इस ट्रेडिंग प्रोसेस में मतलब खरीदने में और बेचने में जो जो चीज़ें मदद करती हैं वो हो गई एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो ट्रेड का क्लासिफिकेशन है। ट्रेड को बांटा गया है अगेन इन 2 टाइप्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का क्या टाइप्स है, होलसेल एंड रिटेलर, वो तो आप जानते हैं। होलसेल जहाँ पर लार्ज बल्क में सामान बेचे जाते हैं, वो जनरली सिंगल लाइन प्रोडक्ट ही होते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलता। और रिटेल ट्रेड क्या है, जहाँ पर आपको एक दुकान में बहुत सी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी और आप छोटा छोटा 1-2 करके सामान भी खरीद सकते हैं, जो कि आप होलसेल में नहीं खरीद सकते हैं। होलसेल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना पड़ता है। जनरली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो होलसेल को सामान बेचता है, और होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर से हमें मिलता है, यानी कि कस्टमर्स को मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। इंटरनल तो हमने देख लिया, होलसेल एंड मैन्युफैक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा टाइप है ट्रेड का, जो कि है एक्सटर्नल। इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है वो जान लीजिए। इंटरनल ट्रेड के बारे में मैं बोलना भूल गई। इंटरनल ट्रेड व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग इज डन विद इन द कंट्री, जब कंट्री के अंदर हम लोग सामान खरीद रहे बेच रहे, वो इंटरनल ट्रेड, जिसके टाइप्स हमने होलसेल एंड रिटेलर देख लिया। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जब हम सामान को देश के बाहर बेचते हैं या देश के बाहर से खरीदते हैं, व्हेन इट इज़ बियॉन्ड द कंट्री, दैट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड के क्या क्या टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से सामान खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को सामान बेचना, और इंटरपोर्ट मतलब एक देश से खरीदना बट नॉट फॉर कंजम्पशन, यूज़ नहीं करना, उसे किसी और देश को बेच देना। मतलब मान लो इंडिया है, वो जापान से खरीद रहा है, चाइना को बेच रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया इंटरपोर्ट, जहाँ से हम एक कंट्री से खरीदते हैं लेकिन कंजम्पशन करने के लिए नहीं, उसको बेचने के लिए दूसरे कंट्री को हम बेच देते हैं। ठीक है, हो गया हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। अब लास्ट 2 टॉपिक बचा है, जो कि है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का नहीं सॉरी बिजनेस रिस्क। देखो, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो है भाई, बिना रिस्क के तो बिजनेस नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मुझे कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, आई वांट टू टेक 0% रिस्क, देन बिजनेस इज़ नॉट फॉर यू। आप बिज़नेस कर रहे हो तो रिस्क है, तो इस रिस्क का नेचर क्या है, बिजनेस रिस्क का हम लोग नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस रिस्क का नेचर। बिजनेस रिस्क, अगर आप बिजनेस कर रहे हो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, देन यू आर नॉट फॉर बिजनेस, फिर आपको जॉब या कुछ और करना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हो, रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है। सबसे पहला नेचर है अनसर्टेनिटी। इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है, सारा कुछ अनसर्टेन है। कहीं पर कुछ भी होता है, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन में चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में चेंज होते हैं, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाते हैं, सोसाइटी में जो भी कल्चरल चेंजेस होते हैं, प्रोग्राम चेंज होता है, फेस्टिवल चेंज होता है, सीज़न बदलता है, कुछ भी हो, सबसे पहले इफेक्ट जो है बिज़नेस पर ही पड़ता है। तो ये क्या है, पहला क्या है कि ये अनसर्टेन है, कभी भी चेंज हो जाता है। दूसरा क्या है कि एक इसेंशियल पार्ट है। अगर हाई रिस्क लेते हो तो हाई प्रॉफिट भी मिलेगा और मिल सकता है। अगर लेस रिस्क लेते हो, लेस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो ये एक इसेंशियल पार्ट है बिज़नेस का, उसका रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के बिज़नेस नहीं हो सकता। थर्ड जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द साइज़, मतलब कि आपका बिज़नेस का जो साइज़ है, साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है तो रिस्क भी बहुत बड़ा है, प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा। अगर आपका छोटा बिज़नेस है, इफ़ द साइज ऑफ योर बिजनेस इज स्मॉल, देन द रिस्क इज़ ऑल्सो लेस एंड द प्रॉफिट विल ऑल्सो बी लेस। और जो फोर्थ है वो है रिस्क का रिवार्ड, जो कि आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। ये जो बिज़नेस मैं तब से बोल रही हूँ कि अगर बिज़नेस करते हैं तो रिस्क तो है भाई, रिस्क तो है। तो इसका कारण क्या है, क्यों है ये रिस्क, वाई डू वी हैव रिस्क इन बिजनेस। तो सबसे पहला कारण जो है वो है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल रीज़न। वी आर रीडिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या कारण है, सबसे पहला कारण है नेचुरल। नेचुरल मतलब देखो, नेचर
कभी भी अपना रूप बदलता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है। तो नेचर अगर कुछ करे तो उसमें इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो पहला कॉज तो वो हो गया, नेचर की वजह से आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरा जो रीज़न है वो है ह्यूमन रीज़न। अब ह्यूमन रीज़न से कैसे बिजनेस रिस्क में आता है, वो होता है ह्यूमन के केयरलेसनेस की वजह से। अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरा वेयर हाउसिंग में बहुत सारा सामान भरा हुआ है, मैंने देखा सारा सामान ठीक है, मैं बाहर आ गई, लॉक कर दिया, मैं खिड़की लगाना भूल गई, तो खिड़की से पानी अंदर आ गया या चूहे अंदर आ गए, सारा सामान उतर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। तो ह्यूमन रिस्क मतलब किसी भी तरह से ह्यूमन के केयरलेसनेस की वजह से लॉस हो सकता है, तो वो भी एक रिस्क है। तो ह्यूमन रिस्क हो गया दूसरा, पहला था नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन। तीसरा रिस्क जो मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर ई, मतलब ई से लिखा है, पहले मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है एन, शॉर्ट में जगह नहीं था तो शॉर्ट में एडजस्ट करना पड़ा। एन मतलब नेचुरल, एच मतलब ह्यूमन, ई मैंने लिखा है जैसे इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक रिस्क। अब इकोनॉमिक रिस्क मतलब क्या कि जो भी टैक्सेशन होता है, मतलब कि पैसों में चेंज, जैसे अगर टैक्स बढ़ गया, टैक्स घट गया, या तो कोई भी चीज़ के दाम बढ़ गए, घट गए, तो पैसों से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लॉस। कभी कोई चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो कुछ भी इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है इकोनॉमिक रिस्क के लिए। और चौथा जो मैंने ओ लिखा है, इट मीन्स अदर रिस्क में बहुत सारी चीज़ आ सकती है, सोशल रिस्क हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, ऐसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैंने अदर में लिख दिया, कुछ बुक में अदर्स है, कुछ बुक में ऐसे अलग अलग क्लासिफाइड है। जैसे देखिए सोशल रिस्क, अचानक से सोसाइटी के लोगों का टेस्ट बदल सकता है, स्टाइल बदल सकता है, तो फिर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, अब लोगों को वो पुराना चीज़ पसंद नहीं आ रहा, उन्हें नए ट्रेंड का सामान चाहिए। या तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का टाइम आ गया, तो पुराने टेक्नोलॉजी से आपने जो भी प्रोडक्शन किए थे वो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं बिजनेस रिस्क से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी कैन डिस्कस अबाउट ओनली ऑन दोज टॉपिक्स विच इज़ नॉट क्लियरिफाइड। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया है उस पर एक और छोटा वीडियो बन सकता है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।